আৰু এবাৰ খবৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ গোৱাত আজি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে পুৱা 7 বজাৰ পৰাই আজি 40খন আসনৰ বাবে গোৱাত আৰম্ভ হৈছে ভোট গ্ৰহণ এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত গোৱাত 301জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে পুৱা 7 বজাত গোৱাৰ ৰাজ্যপাল PS শ্ৰীধৰণ পিল্লাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটদান ৰাজ্যপালগৰাকীৰ পত্নীও সাব্যস্ত কৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ ইভিএমত বন্দী হ'ব গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তৰ ভাগ্য আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে সাজু হৈছো আৰু গোৱাৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক वासिम आंसरी আছে লাইভত वासिम मतदान का ताजा खबर क्या है तकरीबन कितना प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ है गोवा पर देखिए लगातार 2 घंटे तक जो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक की बात करें तो करीब 11.1% के करीब ये मतदान हुआ है। हर 2 घंटे में चुनाव आयोग इसका अपडेट दे रहा है। कुछ ही देर में जो दूसरे आंकड़े हैं वो सामने आएंगे, लेकिन ये जो आंकड़ा है 7 से 9 बजे के बीच में 11%, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे दोपहर होगी ये आंकड़े में इजाफा होते जाएगा, बढ़ोतरी होती रहेगी और गोवा कर खास करके अपने घरों से बाहर निकलेंगे। और जिस तरह से एक पूरी इलेक्शन कमीशन ने एक पूरी मुहिम वोट को बढ़ाने के लिए, अपने मतदान को बढ़ाने के लिए की है, उसका कहीं ना कहीं असर नजर आएगा। इस तरह के स्कीम्स तक यहाँ के इलेक्शन कमीशन ने निकाली थी कि अगर आप मतदान करते हैं तो कई ऐसे होटल से जहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इस तरह की कई तरह की स्कीम लगाई गई है और अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के जरिए भी मार्केटिंग की गई है, लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह से हम पूरी बात करते हैं आज के मतदान को लेकर, इस पूरे गोवा को लेकर, तो गोवा में अब 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों में 301 कैंडिडेट है जिनकी भविष्य का फैसला ईवीएम मशीन में बंद होने वाला है। गोवा की जनता किसे चुनती है इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। हर कोई अपने अपने तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा प्रचार किया था, अपने अपने मुद्दों को सामने रखे गए थे और उन मुद्दों का कितना असर होता है और किस तरह से चुनावी गणित बैठता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं तो 1127 के करीब पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और लगभग गोवा के लोगों की बात करें तो 11,64,000 के करीब मतदाता हैं जिनके लिए काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। खास करके महिलाओं की देखते हुए उनके लिए 101 बूथ बनाए गए। इस बार कोविड जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आया उस पर अंकुश लगाने की कोशिश हर राज्य की है, तो गोवा के इलेक्शन में भी इसका असर साफ तौर पे दिखाई दिया, जिसकी वजह से 80 बूथ बढ़ाए गए। सोशल डिस्टेंस की सारी इंतजाम किए गए हैं, सर्कल्स बनाए गए, उसी सर्कल के आधार पर जैसे आपका नंबर आता है आपको उसी आधार पर अंदर जाना है। सैनिटाइजर रखे गए हैं, जो अंदर पुलिंग एजेंट बैठे हुए हैं उन सभी को ट्रेनिंग दी गई है 2 दिन पहले और बाकायदा उन्हें किस तरह से कोविड के भी दौरान अपने आप को सेफ रखना है इसकी भी ट्रेनिंग दी गई है। किसी तरह की मशीन में ना शिकायत है उसका भी ख्याल रखा गया है। जैसे चुनाव की शुरुआत हुई उस दौरान हमने देखा कि कहीं कुछ जगहों पे एक शिकायतें आई जिसमें से 5 बैलेट्स पेपर भी 11 VVPT की जो मशीन है उसको रिप्लेस की गई है। कुछ जगहों पे इस तरह की भी खबर आई कि कुछ गड़बड़ियां हैं, उसे भी नज़रअंदाज किया। किसी तरह की कंप्लेंट तो अभी फिलहाल नहीं इस मामले में हुई है, लेकिन इस तरह की छुटपुट खबरें ज़रूर आ रही है। जहाँ तक गोवा एक अलग ही माहौल के तौर पे जाना जाता है, वहाँ पे अब जो राजनीतिक हवाएं हैं काफ़ी गर्म हो चुकी है। खास करके इस वक्त जो मैं पणजी में खड़ा हूँ, पणजी की विधान सभा जो सीट है वो अपने आप में काफ़ी अहम मायने रखती है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे बीजेपी के सामने उत्पल पर्रिकर है, जो मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं, वो उन्होंने चुनावी मैदान में उतरे हैं और वो इंडिपेंडेंट है। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं डायरेक्ट चुनौती देने की बात उन्होंने कही है। मनोहर पर्रिकर का एक अपना वजूद रहा है यहाँ से, इसी सीट से वो 25 साल तक चुनाव जीतते रहे हैं और इसी मुख्यमंत्री भी बने, तो एक बड़ा वजूद है। और ऐसे में बीजेपी को छोड़कर उत्पल पर्रिकर का अकेले खड़ा होना ये अपने आप में एक चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। इन 40 सीटों पे कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी जो दाव है वो साख पे लगी हुई है। जिस तरह से हमने देखा कुछ देर पहले जो बीजेपी के नेता हैं और साथ ही जो गोवा के CM रहे हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने भी वोटिंग की है और उन्होंने अपनी जीत का भरोसा पहले दिन से, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो बीजेपी ने टारगेट बनाया है कि 22 के पार वो पूरा कर लेगी। जिस तरह से कांग्रेस के जो नेतागण हैं उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारियां की है। जो विपक्ष के नेता है दिगंबर कामत, जो एक तरीके से कांग्रेस के CM पद के उम्मीदवार भी माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी जीत का दावा किया। तो दावे काफ़ी किए जा रहे हैं सभी की तरफ से, लेकिन उनकी किस्मत का फैसला गोवा के जनता के हाथ में और जनता किस तरह से फैसला लेगी वो 10 तारीख को ही पता चल पाएगा उनका फैसला क्या है। लेकिन उनके फैसले को ईवीएम मशीन में कैद करने का काम शुरू है और लगातार उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें इजाफा होता जाएगा। जी।
जी वसीम, उम्मीद कैसी जताई गई है? मतलब कांटे का टक्कर होने वाला है, आपने बताया गोवा में, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, वो सब पार्टी क्या फैक्टर हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह से इस बार जो चुनावी रंग है बहुत ही बदलता हुआ नजर आया। इससे पहले भी देखा था कि आम आदमी पार्टी गोवा में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उस तरह से उन्हें सक्सेस नहीं मिला था। लेकिन इस वक्त उनके जो हौसले हैं काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। उनकी जीत का दावा अक्सर उनके नेतागण करते हैं। जो उन्होंने जिस उम्मीदवार को अपना सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया, पालेकर, जो एक युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं, पेशे से वकील भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो एक साफ छवि बनाने की कोशिश की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने चुनावी रणनीति तय की थी, उसी के आधार पर इस बार भी चुनाव लड़ने की उनकी तैयारियां हैं। साथ ही टीएमसी जो पहली बार इस गोवा चुनाव में लड़ रही है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी मार्केटिंग की है और जिस तरह से प्रचार किया है कि किस तरह से गोवा की जनता को कांग्रेस और बीजेपी से जो चीज़ नहीं मिल पाई है वो टीएमसी ने देने का दावा किया है प्रचार के दौरान। इसी वजह से उनकी भी एक कहीं ना कहीं एंट्री गोवा के जो चुनावी समीकरण है उसको बदलती हुई नजर आ रही है। शिवसेना और एनसीपी दोनों ने मिलकर चुनाव यहाँ पर लड़ा है, और कई जगहों पे उम्मीद उन्हें भी है कि उनकी भी बेहतर उम्मीद के साथ वो भी कहीं ना कहीं गोवा में एक अपना वजूद रखेंगे। और दावे नेताओं की तरफ से अक्सर किए जा रहे थे कि इस बार जो चुनाव होगा, इस चुनाव में किसी को बहुमत पूर्ण तरीके से नहीं मिल पाएगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार होगी, और ये जो छोटे दल है बहुत ही मायने रखेंगे उस दौरान, और वो किसी तरह से अपने वोट को सत्ता में किस तरह तब्दील करेंगे, इस पर सभी की निगाहें होंगी। 10 मार्च को इसका फैसला होगा, लेकिन दावे सभी की तरफ से किए जा रहे हैं। और जिस तरह से नई पार्टियां आई हैं, कई यहाँ की जो स्थानिक पार्टियां हैं उनके साथ कई पार्टियों का गठबंधन भी हुआ है, 61 के करीब निर्दलीय उम्मीदवार है, तो समीकरण बहुत ही अलग नजर आने वाला है। अब जनता किसे सत्ता देती है और सत्ता के बाद किस तरह से समीकरण होगा, ये तो 10 तारीख को ही पता चल पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया वासिम आनसारी। और ये आम गोवार पोनपटीया सम्प्रचार आगबढ़ालो, और এনেধৰণে আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে কোৱা মতে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজতে যেন এইবাৰ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব, আৰু এটা দলে যেন একছত্ৰীভাৱে বা অকলেই যে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব তাত কিছু সন্দেহ আছে, কাৰণ মিলিজুলি চৰকাৰ হ'ব পাৰে তাৰো সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে। অৱশ্যে আমি লক্ষ্য ৰাখিম, সকলো চয় নিশ্চয় হ'ব 10 মাৰ্চত যেতিয়া ফলাফল ওলাব।